परिवार का मेकअप करने वाली गरीब बहू। श्वेता नाम की एक गरीब लड़की थी जो शहर जाना चाहती थी और मेकअप करना चाहती थी। उसने गांव में आती जाती बाहर की लड़कियों को मेकअप करता हुआ बहुत देखा है, जिस वजह से वो कहती है, मुझे भी मेकअप करना है। एक बार मुझे मेकअप करना आ गया तो मैं फिर सबका किया करूंगी, पर इस गांव में तो कोई सुख सुविधा ही नहीं है, कैसे सीखूंगी मैं मेकअप करना। तभी उसके गांव में दो फिरंगी आती हैं जो कहती हैं, एक्सक्यूज मी, क्या यहाँ कोई ब्यूटीफुल प्लेस है? आई वांट टू सी दिस, दैट्स व्हाई वी केम। हम तुम्हारी इस गांव को देखना चाहते हैं। यही तरीका है, इन्हें घुमाकर मैं पैसे कमा सकती हूँ या फिर बदले में इनसे मेकअप करना सीख लूंगी। एक्सक्यूज मी, आई लव योर क्रीम पाउडर। व्हाट? क्या पसंद है तुम्हें? व्हाट क्रीम पाउडर? योर क्रीम पाउडर कैसे लगाते हैं इसे? हाउ अप्लाई ऑन फेस? ओह, ये हमारा मेकअप के बारे में पूछ रही है। हाँ, तो क्या तुम सीखना चाहती हो? यस आई डू, मैं सीखना चाहती हूँ। क्या आप मुझे सिखाएंगी? बदले में आप मुझे पैसे मत देना, मैं आपको ये गांव घुमा दूंगी। ओके, वी विल टीच यू हाउ टू डू मेकअप। थैंक यू, चलिए मेरे साथ। तभी जयपुर के गांव में रहने वाली श्वेता फिरंगी लड़कियों को जयपुर के ऐतिहासिक पुरानी जगहों पर घुमाती है, जहां दोनों बहुत खुश होती हैं। एक हफ्ते के टूर के बाद वो कहती हैं, लिली और एना उन्हें अपने होटल ले जाती हैं और मेकअप बॉक्स दिखाकर कहती हैं, श्वेता, just see this lipstick, that eyeshadow और ये मस्कारा, काउंटर, प्राइमर, सीरम, many things you see this। क्या तुम लगाना चाहोगी? जी। ओके, मैं करती हूँ। तभी लिली उसका बहुत सुंदर मेकअप करती है। खुद को आईने में देखकर श्वेता बहुत खुश होती है। अरे वाह, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये मैं हूँ। देखा, मैंने कहा था ना, यू लाइक दिस मेकअप। आप दोनों बहुत अच्छे हो, आपने मेरी बात मानी। इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम बहुत प्रीटी लग रही हो, लुक लाइक गॉर्जियस प्रिंसेस। अगर तुम्हें हमारी मेकअप किट चाहिए तो रख सकती हो, अब से ये तुम्हारा है। अरे नहीं, ये आपका है, मैं कैसे ले सकती हूँ? रख लो, हमारी तरफ से। तुम्हारे रहने की जगह बहुत खूबसूरत है और तुम भी यहाँ का कल्चर काफी पसंद आया हमें। सब इतना रिस्पेक्ट और लव करते हैं। एंड दिस इज फॉर यू, मेरा भी मेकअप किट रख लो। दोनों उसे मेकअप करना सिखाती हैं, जिसके बाद वो बहुत जल्दी मेकअप करना सीख जाती हैं और एना लिली अपना महंगा मेकअप किट देकर उन्हें चली जाती हैं। जिसके बाद श्वेता बहुत खुश होती है। कुछ ही दिनों में श्वेता की शादी दूसरे भीमपुर गांव में अर्जुन नाम के लड़के से हो जाती है। अपनी शादी का मेकअप उसने खुद किया था, जिसे देखकर आसपास की लड़कियां और उसकी शादी में आए सभी गांव के लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। अरे वाह, ये दुल्हन तो बड़ी खूबसूरत लग रही है। अरे वाह, ये दुल्हन तो बड़ी सुंदर लग रही है। अरे वाह, इतना अच्छा क्रीम पाउडर कैसे हुआ इसका? लगता है शहर से करवा कर आई है। अरे वाह, मेरी बहू तो बहुत सुंदर लग रही है ना बेटा? आपने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसी बहू तो गांव में किसी की भी नहीं होगी। बहुत अच्छा मेकअप किया है लगता है। तभी गांव के सभी लोग श्वेता का मेकअप को देखकर देखते ही रह जाते हैं और फेरों के वक्त ऋतिक श्वेता के करीब आकर कानों में कहता है, श्वेता, मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा, इसलिए मैं तुम्हें अभी कह रहा हूँ, तुम इस जहां की सबसे खूबसूरत परी लग रही हो। बहुत अच्छा मेकअप किया है तुमने। शुक्रिया ऋतिक जी, मुझे मेकअप करना आता है, इसलिए मैंने अपना शादी का मेकअप खुद किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। जजमान, अब वधू आगे चलेगी और वर उसके पीछे पीछे। कुछ ही देर में दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है, जहां रोने के बाद भी श्वेता का मेकअप वैसा का वैसा ही रहता है और गृह प्रवेश करते समय उसकी सास कमला और ननद पीहू देखकर कहते हैं, अरे भाभी, आप तो विदा के समय इतना रोई थी, फिर आपका मेकअप टस से मस क्यों नहीं हुआ? आपका मेकअप तो अभी तक बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। ऐसा कौन सा मेकअप लगाया है आपने? अरे मैंने तो गौर ही नहीं किया, सच में बहू की लिपस्टिक, पाउडर, काजल सब यूं ही है। मेरी बहू तो लग ही नहीं रही कि रोई है। वो माँ जी, नंद जी, आप जानती नहीं है, पर मेरा लगाया हुआ मेकअप पानी को झेल जाता है। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, वाटर प्रूफ है।
वाटरप्रूफ मेकअप है मेरा। वाह भाभी, सच में आपका मेकअप तो बहुत अच्छा है। क्या आप मुझे भी तैयार कर सकती हैं आपसे मेकअप लगवा कर, ताकि मेरी भी तारीफ हो और आपकी भी। हाँ हाँ ननद जी, बिल्कुल। भाभी को चौखट पर ही रखेगी, अंदर भी आने देगी। आओ बहू, अंदर आओ। तभी श्वेता अंदर आकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिनों में वो अपने घर की सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाती है और सास ससुर, ननद, पति सबका अच्छे से ख्याल रखती है। वक्त गुजरता है। एक दिन वीरेंद्र उनके घर पर शादी का कार्ड देने आता है। श्वेता उसके लिए चाय नाश्ता लाती है और ससुर प्रताप कहता है, निश्चिंत रहिए वीरेंद्र जी, हमारा पूरा परिवार आपकी बेटी की शादी में आएगा। जी जी, अच्छा, अब मैं चलता हूँ, आज्ञा दीजिए। तभी एक हफ्ते बाद वीरेंद्र की बेटी की शादी होती है, जहाँ श्वेता कहती है, माँ जी, पापा जी, ऋतिक जी और नरेंद्र जी, आप सबको आज मैं तैयार करूंगी। आपका मेकअप मैं करूंगी। अरे बेटा, ये तू कैसी बातें कर रही है? मेकअप तो औरतों का होता है, तू हमारा मेकअप क्यों करना चाहती है? सब हमारा मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे इतने गरीब होकर भी मेकअप करके आए हैं। तभी तो हम गरीब नहीं लगेंगे वहाँ पर। और पापा जी फिक्र मत कीजिए, हमारा मजाक कोई भी नहीं उड़ाएगा। कि मेरे कहने का मतलब है, मैं इतने अच्छे से तैयार आप सबको करूंगी कि हम सब देखते ही रह जाएंगे। मैं हेयर स्टाइल कैसे करूँ आप बताइए ना। मेरे पास ये गाउन है, मैंने अपनी अमीर सहेली से आपके लिए मांगा है। मैं आपका ओपन हेयर विद फ्रेंच स्टाइल करूंगी। कुछ ही देर में अपनी सास, ननद और अपने पति और ससुर के अच्छे से कपड़े निकाल कर उन्हें तैयार कर देती है। और जब वो शादी में जाते हैं तो गांव के लोग उन्हें देखकर कहते हैं, अरे वाह प्रताप दादू तो इतने हीरो लग रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही बनना है जब मैं किसी शादी में जाऊंगा माँ। अरे इतना सुंदर मेकअप किसने किया है आपका गमला आंटी? देखा जाए तो आपके परिवार के सभी लोगों का क्रीम पाउडर और कपड़े अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। वो क्या है ना, हमारी नई बहू ने हमें तैयार किया है, उसने हमारा मेकअप किया है और ये कपड़े भी उसी ने पसंद किए हैं। अच्छा, क्या आपकी बहू हमारा भी मेकअप कर देगी जब हमें शादी में जाना होगा? हाँ जी आंटी, मैं आपका भी मेकअप कर दूंगी, बस आप एक दिन पहले बता देना। अब हमें शादी में लेट हो रहा है, हम जा रहे हैं। पूरा गांव उनको घूरता रहता है क्योंकि श्वेता ने अपने परिवार का बहुत अच्छा मेकअप किया था। इसके बाद वो जिस शादी में जाते हैं वहां भी सबकी खूब तारीफ होती है और श्वेता की भी। वक्त गुजरता है। अब गांव के लोगों को श्वेता के बारे में पता चल जाता है, तो वो चेक करके उससे मेकअप करवाते हैं, जिसके उसे कम दाम मिला करते थे। एक दिन ऋतिक कहता है, श्वेता, तुम सबका मेकअप अपने मेकअप से करती हो, तुम्हारा मेकअप कितना खर्च होता है और मेहनत भी तो लगती है। तो तुम एक पार्लर खोल लो, जिससे तुम्हारे किए हुए मेकअप की और डिमांड और रेट बढ़ जाए। अपनी कला को ऐसे वेस्ट मत होने दो। आपने बिल्कुल ठीक कहा ऋतिक जी, मैं ऐसा ही करूंगी। कुछ ही दिनों में ऋतिक श्वेता के लिए एक ब्यूटी पार्लर खुलवा देता है, जहां गांव के लोग अक्सर उसके पास तैयार होने के लिए जाया करते थे और वो लोगों के कपड़े भी डिजाइन किया करते थे। वक्त के साथ वो फैशन से जुड़ी सारी चीजें सीख लेती है। उसके पार्लर में लोगों की लाइन लग जाती है, जिससे उसके घर की स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है और जाना माना नाम भी कमा लेती है। इसलिए गांव के लोग अक्सर उसे परिवार का मेकअप करने वाली के नाम से बुलाते थे। ये कहानी है उमा देवी और उसकी दो बेटियों मेघा और ख्याति की। मेघा काफी काली थी, मगर उसका स्वभाव बहुत ही मधुर और सादगी भरा था। मगर उमा के लिए मेघा की उपाधि एक गंवार की थी। वहीं ख्याति, जो कि शहर में रह रही थी, वो अपने शहरी बोलचाल के कारण माँ की चहेती थी। इसी फर्क और फासले के साथ दोनों बहनें बड़ी हो चुकी थी। मेघा, अरे ओ मेघा, अरे मेघा कहाँ मर गई? जल्दी यहाँ आ। जी माँ, आपने बुलाया मुझे? हे भगवान, ये क्या सतरंगी सूट पहन लिया है तूने? अरे तेरी बहन पूरे 2 साल बाद शहर से आ रही है। कभी तो अपनी गवारपंती को पोटली में बांधकर रख दिया कर। अपनी माँ का खटास भरा बर्ताव देखकर मेघा मन ही मन टूटा हुआ महसूस कर रही थी। कुछ ही देर बीतने के बाद दरवाजे पर एक दस्तक होती है। सामने ख्याति खड़ी होती है। उसने शॉर्ट ड्रेस और लॉन्ग ब्लैक बूट पहना हुआ था। हे मॉम, मैं आ गई। अरे ख्याति, तू तो पहचान में ही नहीं आ रही। एकदम शहर की गोरी मैम साहब की तरह लग रही है। अपनी शहर से आई बहन से मिलने की ललक में मेघा भागती हुई ख्याति की ओर बढ़ती है। तभी उसके पैरों की पायल की झनक से दांत पीसती हुई ख्याति कहती है, ओह गॉड, स्टॉप दिस वायलेंस मेघा। ख्याति, 2 साल बाद भी तूने अपनी बहन को पहचान लिया।
वो इसलिए क्योंकि ऐसी बेढंगी हरकत मेरी गांव की गवार बहन के सिवा कौन करता है। अपनी शहरी बहन को देखो, कितनी क्लासी और कितनी कूल लग रही है। एनीवे, प्लीज साइड हो जाओ। शहर से आई अपनी घमंडी बहन की बातें सुनकर मेघा खामोश खड़ी रह जाती है। अगली सुबह मेघा खुशी से अपनी बहन के कमरे में आती है। ख्याति देखो, मैं तुम्हारे लिए अदरक इलायची की गर्मा गर्म चाय लाई हूँ, वो भी मलाई मार के। पीकर देखो, तुम्हें पसंद आएगी। मेघा, तुम्हारे भेजे में भूसा भरा है क्या? अरे शक्ल तो सुंदर है नहीं, हरकत तो अच्छी किया करो। बगैर नॉक किए घुसपैठिए की तरह अंदर चली आई। थोड़ी तो सेंस लगाया करो। ओह, कहाँ से होगा सेंस? मंदबुद्धि ने पढ़ाई ही मैट्रिक तक की है, गवार की गवार ही रह गई। ख्याति, गुस्सा करना सेहत के लिए हानिकारक है। ये लो, चाय पी लो। मेघा मुस्कुराती हुई अपनी शहर की बहन की तरफ चाय का कप बढ़ाती है। ख्याति खिसिया कर चाय को हाथ मारकर गिरा देती है। सारी चाय मेघा के हाथों पर छलक जाती है। आह माँ, मेरा हाथ! अरे ये कैसा शोरगुल है? देखो ना माँ, मेरी इस काली बहन ने सुबह सुबह मेरे दिमाग का दही करके रख दिया है। माँ, मैं तो सिर्फ ख्याति के लिए चाय लेकर आई थी। अरे बंद कर अपनी सफाई पेशी। ख्याति शहर में रहती है, इसका खान पान पहनावे ओढ़ावे का अलग हिसाब किताब है। शायद तुम्हें माँ की बात पल्ले पड़ गई होगी। अगली बार से मेरे लिए चीनी कम चाय मत लाना। अपनी माँ और बहन के एक से सलूक से मेघा मन ही मन घुटती रहती है। कुछ ही दिनों के बाद ख्याति शहर वापस लौट जाती है, जिसके कुछ दिन बाद मेघा का भाई भावेश अपनी पत्नी प्रोनिता के साथ गांव आता है। अरे भावेश भैया, आप यूं अचानक बिना किसी चिट्ठी संदेश के? अभी मेघा ने ऐसा कहा ही था कि बगल में खड़ी उमा उसे चिकौटी काटते हुए फुसफुसाती है। जब मुंह खोलती है गवार बोली बोलती है। कैसी मॉडर्न बेटी है मेरी। ये तेरी भाभी है, शहर से आई है। ये सुनकर मेघा के मन में अपनी शहरी बहन ख्याति का खौफ उमड़ पड़ता है। वो बिन कुछ कहे कमरे में चली जाती है। अगली सुबह प्रोनिता मेघा के पास आती है। मेघा, मैं अंदर आ सकती हूँ क्या? अरे प्रोनिता भाभी, आइए ना। आप मेरे कमरे में? कोई काम था क्या? कुछ नहीं, बस अपनी प्यारी ननद के लिए चाय लाई हूँ। आओ, साथ बैठकर चाय पिए। मेघा को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि उसकी भाभी का बर्ताव उसकी बहन से बिल्कुल अलग था। कहाँ उसकी खुद की बहन ख्याति उसके काले रंग को देखकर कुड़कुड़ाती थी। उसकी आंखों में उतरे आंसू देखकर प्रोनिता पूछती है, क्या हुआ मेरी प्यारी ननद? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? कुछ नहीं भाभी, बरसों से जिल्लत से जीने की आदत पड़ गई थी। सभी मेरे काले रंग को देखकर कुड़कुड़ाते हैं, मगर आपने मुझे मान दिया है। अरे मेघा, रंग रूप तो भगवान की देन है, इसमें कुड़कुड़ाना कैसा? आज से मैं तुम्हें शहर के तौर तरीके सिखाऊंगी और तुम मुझे गांव का रहन सहन सिखाना। कुछ ही दिनों में मेघा अपनी भाभी के साथ घुल मिल जाती है। अब मेघा का मुरझाया चेहरा हर दिन खुशी से खिला खिला रहने लगा था, मगर यह खुशी क्षण भंगुर हो गई जब उसकी बहन ख्याति एक बार फिर शहर से गांव वापस आई। इस बार उसके साथ उसकी सहेली सेल्वी भी साथ थी। मम्मी कहाँ है? आप जल्दी से बाहर आइए। ये तो ख्याति की आवाज है, जाकर देखती हूँ। मेघा ख्याति से मिलने के लिए खुशमन से अपनी भाभी के साथ बाहर आती है। ख्याति, तुम आ गई? ख्याति, ये गांव की ब्लैक ब्यूटी इस घर की मेड है क्या? इसका लुक तो देखो, काले रंग पर तड़कता भड़कता सलवार सूट और सितारों भरा दुपट्टा। ऐसा लग रहा है जैसे 70 सेंचुरी की सारा बानो हो। मेरी तो हंसी नहीं रुक रही। अरे बदकिस्मती से ये ब्लैक टी मेरी बहन है। शेल्वी, अब खड़ी क्या हो? ये लगेज अंदर लेकर चलो। ख्याति का खटास भरा स्वभाव प्रोनिता को खटक जाता है और वो बोल पड़ती है, मेघा, ख्याति कितनी अकड़ू किस्म की है। गैरों के आगे अपनी खुद की बहन की ऐसी बेइज्जती कोई करता है क्या? भाभी जाने दीजिए, अगर ख्याति को ऐसा करके खुशी मिलती है तो मुझे ये भी मंजूर है। मेरे और इसके बीच बसा गांव और शहर का फासला बचपन से है, जिसकी नींव माँ ने काले गोरे की दीवार से खड़ी की। शुरू में तो ख्याति मेरे काले रंग से कटी कटी रहती थी, मगर जब से ये शहर गई है वहीं के मॉडर्न माहौल में घुस गई और गांव की मिट्टी का मोल भूल गई है। इतना कहकर मेघा चुप हो जाती है। थोड़ी देर बाद उमा मेघा को आवाज देती है, मेघा, अरे ओ मेघा, कहाँ है कल्लो माई? जी माँ, बुलाया? हाँ, जल्दी से इस टब के गुनगुने पानी में ख्याति और शेल्वी के पांव धो दे। सफर की थकावट उतर जाएगी इससे। जी माँ।
ठहरो मेघा, तुम इनके पैर नहीं धोगी। बस अब तुम्हारी और बेइज्जती नहीं होगी। अरे प्रोनीता भाभी, ये बेइज्जती नहीं बल्कि इस कल्लो माई की खुशनसीबी है जो इसे ख्याति के गोरे पांव धोने को मिले हैं। इस बहाने इसके काले हाथ तो चमक जाएंगे। यू आर राइट ख्याति, वैसे भी ये काम इस गवार पर एब्सोल्युटली सूट कर रहा है। अरे प्रोनीता बहू, पांव ही तो धोने हैं, क्या पता पानी में हाथ पड़े तो इसके तन पर चढ़ी कालेपन की पपड़ी उतर जाए। अपनी माँ और बहन से काले रंग पर मिले तीखे ताने सुनकर मेघा के मन का दुख उमड़ पड़ता है। कहते हैं ना कि जब पानी सर से ऊपर उफन पड़ता है तो गूंगे भी बोल उठते हैं। बस माँ, आखिर मेरे साथ ऐसा दोहरा बर्ताव क्यों? इसलिए कि मैं ख्याति की तरह शहरी पहनावा नहीं पहन सकती, या इसलिए कि वो शहर में और मैं गांव में होकर रह गई, या इसलिए कि मैं काली और वो गोरी है? और कितना तिरस्कार सहूं मैं। दोनों बहनों को एक ही कोख जन्म देने के बावजूद भी आंचल सिर्फ एक को क्यों माँ? और क्यों मुझे अलगाव मिला? मेघा के सवालों ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि उसका कथन खरा सच था। तभी प्रोनीता ने कहा, देख लिया माँ जी, आपके ओछेपन ने मेघा को क्या बना दिया है। भगवान का बनाया हर शख्स अपने आप में अधूरा है, चाहे इंसान हो या पशु पक्षी। तू सही कह रही है बहू। मेघा, अपनी माँ को माफ कर दे बेटी। माँ हो के भी मैं तेरे दर्द को कभी बांट ना सकी। सॉरी मेघा, शहर जाकर मैं वहीं की भाषा बोलने लगी थी, कभी तुमसे मीठे मुंह बात नहीं की। मेरी भूल सुधारने का एक मौका दे दो। मेघा ख्याति के गले लग जाती है। आखिरकार बरसों बाद दोनों बहनों में अपनापन लौट आया था। इसी के साथ गांव की काली और शहर की गोरी बहन की ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हेलो हेलो, अजी आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो। गंगा फोन पर हेलो हेलो बोल रही होती है कि तभी वहाँ रुक्मिणी आ जाती है और गंगा के हाथों से फोन छीन लेती है। जल्दी बता, किससे बात कर रही थी? माँ जी, मैं तो बस मत कर। मैं जानती हूँ कि तू मेरे बेटे से बात करने की कोशिश कर रही थी और मेरे बारे में उसे चुगलियाँ कर रही थी। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? भला मैं आपके बारे में चुगलियाँ क्यों करूँगी? जब से पवन जी शहर में कमाने गए हैं, मेरी तो उनसे कोई बात ही नहीं होती, केवल आप ही बात करती हो। अरे तो तू क्या चाहती है कि मेरे बेटे से मैं बात भी ना करूं? तेरी इतनी हिम्मत? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। रुक्मिणी के हाथ में जो डंडी होती है वो उस डंडी से गंगा को मारना पीटना शुरू कर देती है। गंगा दर्द से चिल्ला रही होती है। माँ जी छोड़ दो, मुझे क्यों मार रही हो? आखिर मेरा कसूर क्या है? माँ जी मुझे बहुत जोरों से लग रही है, छोड़ दो माँ जी मुझे। आइंदा मैं दोबारा कभी कॉल नहीं करूंगी। रुक्मिणी गंगा को बहुत बुरी तरह मार रही होती है कि तभी वहाँ देवानंद आ जाता है। अरे भगवान, बस करो, क्यों बेचारी पर जुल्म करती जा रही हो? आखिर इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जब देखो इसे मारती रहती हो। तुम बीच में मत पड़ो जी, ये मेरा और मेरी बहू का मामला है। बस बहुत हुआ, अब तुम गंगा को एक हाथ भी नहीं लगाओगी। जाओ बहू, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। बेचारी गंगा अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ उसके दोनों बच्चे उसे देखते ही उसे गले से लगा लेते हैं और रोते हुए कहते हैं, माँ आप ठीक तो हो ना? दादी माँ ने आज भी आपको मारा? माँ, दादी माँ आपके ऊपर इतने अत्याचार क्यों करती है माँ? और पिताजी कब आएंगे? माँ, क्या उन्हें हमारी याद नहीं आती? एक दिन तुम्हारे पिताजी जरूर आएंगे, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गंगा अपने बच्चों को प्यार करने लगती है, जिसके थोड़ी ही देर बाद रुक्मिणी फिर से गंगा के पास आती है और कहती है, उस वक्त तो तेरे ससुर ने तुझे बचा लिया। अरे इस घर के काम करने क्या बाहर से कोई नौकरानी आने वाली है? क्या तुझे घर में कोई काम नहीं दिखाई देता? मुझे सुबह से भूख लगी है, जल्दी से खाना बना ले, नहीं तो तेरी खैर नहीं। गंगा चुपचाप ठंड में खाना बनाने चली जाती है और खाना बनाकर अपनी सास रुक्मिणी को दे देती है। देखते ही देखते रात हो जाती है। रात को गंगा और उसके दोनों बच्चों को बहुत ठंड लगती है, जिसके चलते गंगा अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, मेरे पास बच्चों को उड़ाने के लिए कोई रजाई नहीं है। पिछले साल की रजाई चूहों ने कुतर दी थी, उसके अंदर हवा आ रही है और दोनों बच्चे ठंड में बिलक रहे हैं। मुझे एक रजाई दे दो माँ जी। अरे जा जा, बड़ी आई तुझे, इस घर में कोई रजाई नहीं मिलेगी, जो है उसी में गुजारा कर। इतना कहते ही रुक्मिणी गंगा के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है और वो रोते हुए वापस अपने बच्चों के पास आ जाती है। पूरी रात ठंड में सोने की वजह से सिया को बुखार आ जाता है।
अरे ये क्या, मेरी बिटिया को तो बुखार आ गया है। गंगा घर का कोई काम नहीं करती और अपनी बेटी सिया की देखरेख में लग जाती है। ये सब देखकर रुक्मिणी को बहुत गुस्सा आता है और वो गंगा के बाल पकड़ लेती है। अरे तेरा ये रोज रोज का ड्रामा मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। अपनी इन दोनों फालतू के बच्चों को उठा और यहाँ से दफा हो जा। माँ जी ऐसा मत कहिए, हम इस घर के अलावा और कहाँ जाएंगे, हमारा और कोई गुजारा भी तो नहीं। जहाँ तुझे जाना है वहाँ जा, लेकिन तू अब इस घर में नहीं रह सकती। रुक्मिणी ऐसा कहकर गंगा और उसके दोनों बच्चों को घर से निकाल देती है। उस दिन देवानंद भी अपने दोस्त के घर गया होता है। बेचारी गंगा अपने दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से वहाँ भटक रही होती है और अपने पति को याद कर रही होती है, जिसके बाद उसे एक कूड़े खत्ते के पास बहुत बड़े बड़े पाइप नजर आते हैं। माँ, मैं बहुत थक गया हूँ और कितना चलना पड़ेगा। पूरब की बात सुनकर गंगा अपने दोनों बच्चों को उन पाइप के अंदर ले जाती है, जिसके बाद वो अपने दोनों बच्चों को सीने से लगा लेती है। तभी उसकी नजर कूड़े खत्ते पर पड़ती है, जहाँ किसी ने कई सारे कपड़े फेंके होते हैं। ठंड से बचने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है, मुझे इन कपड़ों का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। गंगा उन कपड़ों को उठाकर देखती है, जिसमें से कुछ कपड़े तो चूहों ने कुतर रखे होते हैं तो कुछ कपड़े बहुत ज्यादा गंदे होते हैं। गंगा उनमें से कुछ कपड़े छांट कर ले आती है और उन्हें पाइप के अंदर बिछा लेती है, जिसके बाद अपने दोनों बच्चों को वहीं वो सुला लेती है। देखते ही देखते रात होने लगती है। सुबह से रात होने को आ गई है। मेरे बच्चों ने और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। जब मुझे इतनी जोर से भूख लग रही है तो मेरे बच्चों का क्या हाल होगा। मुझे इनके लिए कुछ लाना चाहिए। गंगा अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने निकल पड़ती है, लेकिन कई लोगों से मदद मांगने के बाद भी कोई उसकी मदद भी नहीं करता। तभी उसे मंदिर पर कुछ लोग खाना बांटते हुए नजर आते हैं। जब ऊपर वाला एक रास्ता बंद कर देता है तो दूसरा खोल देता है। गंगा उन लोगों के पास जाती है और अपने बच्चों के लिए खाना पैक करवा लेती है, जिसके बाद वो खाना लेकर वापस पाइप के अंदर आ जाती है और अपने बच्चों को खाना खिला देती है और खुद भी खाकर सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ शहर से पवन वापस अपने घर आ जाता है और अपने घर में अपने बच्चों और अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है। गंगा, कहाँ हो तुम? अरे सिया, पूरब, कोई दिख क्यों नहीं रहा? अरे घर के अंदर कोई है नहीं क्या? माँ, गंगा और बच्चे कहाँ गए? दरअसल बेटा। अरे रुको रुको, मुझे मौका दो तो मैं बताता हूँ तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी पत्नी कहाँ है। सुनिए जी, आप चुप रहिए, मैं बताती हूँ। अच्छा, इसका मतलब तुम ये बताओगी कि तुमने पवन की पत्नी और उसके दोनों बच्चों को घर से निकाल दिया है, और वो भी इतनी भरी ठंड में? ये सुनते ही पवन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। देवानंद रुक्मिणी की सारी सच्चाई पवन को बताता है, जिसे सुनते ही पवन को बहुत गुस्सा आता है। माँ, अगर मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पवन उसी रात अपनी पत्नी और अपने बच्चों को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। वो यहाँ से वहाँ चारों तरफ अपने बच्चे और अपनी पत्नी को ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं भी अपनी पत्नी और बच्चे नहीं मिलते। उसे ढूंढते ढूंढते रात से सुबह हो जाती है। वो रोता रोता एक सड़क के किनारे से जा रहा होता है। अरे आखिर कहाँ चली गई मेरी पत्नी मेरे बच्चों को लेकर? पता नहीं किस हालत में होगी इतनी ठंड में, उनका क्या हो रहा होगा। कुछ दूरी पर चलने के बाद उसे कूड़े खत्ते के पास कुछ भीड़ इकट्ठी दिखाई देती है। अरे ये क्या, यहाँ इतनी भीड़ इकट्ठी क्यों है? मुझे जाकर देखना चाहिए। पवन वहां जाकर देखता है, वहां उसके दोनों बच्चे रो रहे होते हैं और उसकी पत्नी बड़े से पाइप के अंदर लेटी होती है। अपने पिता को देखते ही सिया और पूरब दोनों उसे गले से लगा लेते हैं। पिताजी पूरी रात ठंड में माँ ठिठुरती रही, पता नहीं क्या हो गया है माँ को, माँ नींद से जाग नहीं रही है। पिताजी, माँ को कहो वो हमसे बात करे। पवन जैसे ही पाइप में अपनी पत्नी को देखता है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। पवन तुरंत एम्बुलेंस करके उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। गंगा का चेकअप करने के बाद डॉक्टर पवन के पास आते हैं और कहते हैं, देखिए पूरी रात ठंड में रहने की वजह से उनकी ये हालत हो गई है। उनका बुखार उनके दिमाग तक पहुंच गया था, जिसके चलते वो बेहोश हो गई थी। अब वो नॉर्मल हो गई हैं, आप चाहो तो मिलकर आ सकते हो। पवन अपनी पत्नी के पास जाता है। पवन को देखते ही गंगा रोने लगती है, जिसके बाद गंगा रोते हुए रुक्मिणी के सभी अत्याचारों के बारे में पवन को बताती है। गंगा के ठीक होने के बाद पवन अपने दोनों बच्चों और अपनी पत्नी गंगा को वापस घर ले आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, आपने मुझे शहर भेजा था ताकि मैं अच्छा कमा सकूं और अपने परिवार का ध्यान रख सकूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप मुझे शहर इसलिए भेजना चाहती थी क्योंकि आप मेरे दोनों बच्चों और मेरी पत्नी से पीछा छुड़ाना चाहती थी।
लेकिन आज के बाद मेरे दोनों बच्चे और मेरी पत्नी आपके पास नहीं रहेंगे। मैं अपनी पत्नी और अपने दोनों बच्चों को अपने साथ शहर लेकर जा रहा हूं और आपके खर्चे के लिए हर महीने पैसे भिजवा दिया करूंगा। इतना कहकर पवन अपनी पत्नी और अपने दोनों बच्चों को शहर ले आता है, जिसके बाद वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। वहीं दूसरी तरफ रुक्मिणी को अपनी गलती का पछतावा होता है।